Hello student, I am back with my next chapter on civics, that is power sharing. In this chapter we will learn about how the power is shared between the governments in different countries. We will take up two cases, classical cases of Sri Lanka and Belgium, and we will see how Belgium accommodated the differences and how Sri Lanka has accommodated the differences and the difference between the policies and the way they have tackled this situation and the way they have established their democracy and the governments. Now we will take up the classical case of बेल्जियम. बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है आपकी यूरोप में, जिसको बॉर्डर कहते हैं नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी. एरिया वाइज देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी कंट्री है, जैसे हमारे यहाँ भारत में हरियाणा स्टेट है उसके बराबर है. और अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जो कि आधी है हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन के. अब इसमें एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं. एथनिक कंपोजिशन में अगर जाते हैं तो 59% लोग यहाँ पे जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि डच बोलते हैं, जो नीदरलैंड की भाषा है डच, वो बोलते हैं. और लगभग 40% लोग जो हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और ये लोग जो हैं फ्रेंच हैं और फ्रेंच बोलते हैं. लगभग 1% लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं. अब ब्रुसेल्स जो वहाँ की कैपिटल है उसके बारे में बात करते हैं. यहाँ पे लगभग 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं. अब टेंशन कहाँ से शुरू होती है? बेसिकली क्या होता है, जो आपकी मेजॉरिटी है वो बेसिकली बहुत गरीब है. जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो गरीब हैं और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो ज़्यादा अमीर हैं. तो अमीर होने की वजह से उनको ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं, ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं. ये तो बाद में उन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उसको बाद में बेनिफिट्स दिए गए. इसी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे टेंशन शुरू हो गई 1950-1960 के आसपास में. और इस टेंशन ने एक बहुत एक्यूट कंडीशन ले ली, जहाँ पे ये हो गया कि दो भाषाओं के लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई. नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्ट्रेंज केस ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका जैसे कि आपको पता है एक ऐसा नेशन जो कि एशिया में पड़ता है और एक स्मॉल कंट्री है जो कि आपकी इंडियन ओशन के आसपास है, जो कि भारत से लगभग कुछ किलोमीटर दूर है, भारत के सदर्न कोस्ट से. इस कंट्री की जो लगभग पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ है, जो कि बराबर है लगभग हमारे यहाँ जो भारत में स्टेट पड़ता है हरियाणा उसके बराबर है. अब इस कंट्री का जो एथनिक कंपोजिशन है उसके बारे में बात करते हैं. लगभग यहाँ पे 74% लोग जो हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कि वहाँ की राष्ट्रीय भाषा है, उसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं. उसके बाद आते हैं 18% जो है वो तमिल बोलते हैं. इन 18% लोगों में लगभग 13% लोग ऐसे हैं जो कि श्रीलंका के नेटिव हैं, वहीं के रहने वाले हैं, जो कि तमिल भाषा बोलते हैं. देन उसके बाद जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स भी कहा जाता है. जो बाकी बचे लोग जो है तमिल बोलते हैं उनको इंडियन तमिल भी कहा जाता है. ये वो लोग हैं जिनके डिसेंडेंट जो थे, बाप दादा थे, वो कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में थे तो उस वक्त उन लोगों को श्रीलंका में ले जाके वहाँ पे प्लांटेशन करवाते थे. उनके डिसेंडेंट कहलाते हैं इंडियन तमिल्स. अब वहाँ जो रिलीजन है, मेन रिलीजन जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं. जो कि तमिल स्पीकिंग लोग हैं वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं और कुछ परसेंट सिख और जैन वैन भी लोग पाए जाते हैं. मेजॉरिटेरिज्म एक ऐसी कंडीशन जब मेजॉरिटी की मांगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और माइनॉरिटीज़ की विशेष को बिल्कुल नकार दिया जाता है. जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो मेजॉरिटी को
फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ यही चीज़ श्रीलंका में हुई। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और आज़ाद होते ही उसने ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले 1956 में एक एक्ट लाया जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को उसने नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया उसने। दूसरी चीज़ ये करी कि सिन्हालीज स्पीकिंग लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तीसरी चीज़ उसने क्या की, प्रमोट किया और प्रोटेक्ट किया बुद्धिज़्म को, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो तमिल लोग थे वो एलिनेटेड फील होने लगे और वो दरकिनार समझने लगे अपने आप को। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि तमिल्स जो थे वो विरोध करने लगे क्योंकि उनके रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज को पूरी तरह से नकारने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज़ हर जगह विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी कि हमारी लैंग्वेज को भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो लोग ग्रुप होने लगे। नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में उन्होंने अपने पूरा ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। 1980 आते आते उनकी डिमांड्स चेंज हो गई। वो लोग एक सेपरेट स्टेट चाहते थे जिसको उन्होंने नाम दिया एलम, जिसकी वजह से उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको हम आज भी नाम से जानते हैं LTTE, लंकन तमिल टाइगर्स एलम। उनकी मांग थी कि हमको अलग से एक स्टेट दिया जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे सिविल वॉर्स शुरू हो गए, जिसकी वजह से हज़ारों श्रीलंकन्स मार दिए गए और इकनॉमी जो थी श्रीलंका की वो बिल्कुल ख़राब हो गई इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। अब हम यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका ने अपने अपने जगह पे अकोमोडेट किया। बेल्जियम ने श्रीलंका की तरह अकोमोडेशन नहीं किया, उसने दूसरा एक स्टेप लिया। उसने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से क्या हुआ, जितनी भी उसकी वेरियस एथनिक कम्युनिटीज़ थी उनको उसने क्या किया, उनको तरजीह दी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और अलग अलग राइट्स और अलग अलग यहाँ पे उनको बांटा गया, उनको अलग अलग चीज़ें दी गई, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर होने से बच गया और बेल्जियम जो था वो अच्छी डेमोक्रेसी साबित हुई। अब हमारे पास कुछ सवाल ये उठता है, क्या पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी में ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि पावर शेयरिंग से क्या होता है एक डेमोक्रेसी में, क्योंकि होता क्या है, जब अलग अलग ग्रुप्स होते हैं तो उनमें किसी तरह की टेंशन नहीं होती। जब टेंशन नहीं होगी तो हमारी इकनॉमी बिल्कुल सही रहेगी और गवर्नमेंट सही से चलती रहेगी। दूसरा ये होता है कि जो भी पावरफुल ग्रुप होता है वो किसी कमज़ोर ग्रुप के राइट्स को छीन नहीं सकता, उनको ओवरस्टेप नहीं कर सकता। तीसरी चीज़ ये होती है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो भी खुल के अपने आप को प्रॉस्पर कर सकती हैं और अच्छी तरीके से उसमें भाग ले सकती हैं। चौथी चीज़ ये होती है कि मॉरल ग्राउंड्स पे जो कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो सब साथ में रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अच्छी तरह से वर्क कर पाती है। कई बार क्या होता है कि मेजॉरिटीज़ जो होती हैं वो माइनॉरिटीज़ को दबाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब पावर शेयरिंग होती है तो उसमें क्या होता है माइनॉरिटी को अपना अलग हक होता है और मेजॉरिटी के बाद अपना अलग हक होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि बराबरी का उनको अधिकार मिलता है, वो अच्छे से एक साथ रह के गवर्नमेंट चलाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग। स्टूडेंट, दैट इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इन civics, that is power sharing. I know you would have understood it very properly and very easily. If you have any questions or queries, do ask me in the comment box, and also like the video by clicking on the bell icon. Subscribe also our videos so that other coming videos can reach you and you can understand the subject very easily. I'll be back with my other videos on other topics from civics. As you all know, your boards is far reaching, is on your doorstep, so please prepare according to the videos.